स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक और नया यौगिक एल्डिहाइड पढ़ाता हूँ। इसका फार्मूला होता है RCHO। इसमें जो CHO है ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन परमाणु या फिर एल्किल समूह जुड़ सकता है। तो मैंने पहले हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा और सूत्र बनाया HCHO। इसमें एक कार्बन है और इसका साधारण नाम कैसे बनेगा? सूत्र तो हमने लिख दिया, H जोड़ दिया पहले। अब बात करते हैं साधारण नाम की। साधारण नाम के लिए अब हम खासकर इन यौगिकों में जिनमें हाइड्रोजन परमाणु भी आ जाता है, उन यौगिकों में साधारण नाम बनाने में एट मैथ का प्रयोग नहीं करते। उनके लिए अलग से वर्ड है। एक कार्बन है तो फॉर्म लगाते हैं, दो कार्बन है तो एसेट लगाते हैं। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। और ये हुआ आपका दो कार्बन के लिए, एक और एक दो कार्बन। पहला एल्किल रेडी कर लिया, एल्किल समूह लिया CH3, तो दो कार्बन हो गए क्योंकि एक कार्बन क्रियात्मक समूह में पहले से ही उपस्थित है। दो कार्बन हो गए, दो के लिए एसेट लगाएंगे, ACET एसेट प्लस एल्डिहाइड। ये बन गया एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। ज्यादा यौगिक जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हो तो एक और ले लेता हूँ, C2H5 लेंगे जब हम दूसरा एल्किल समूह, तो इसमें लगाएंगे प्रोपियोन। तो प्रोपेन नहीं, प्रोपियोन। प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, ये बन गया प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड इस तरीके से। लेकिन जब IUPAC नेम बनाएंगे, IUPAC नेम भी हमें एल्केन ही याद करना पड़ेगा। कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन में से E हटा देंगे और जोड़ देंगे अल, तो क्या बन गया? मिथेनल या मैथेनल। इसका नाम हो गया मैथेनल, ठीक है। और अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? एथेन होता है। एथेन। एथेन में से E हटा देंगे और इनका सफिक्स याद रखेंगे, अल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एथेनल। और तीन कार्बन का प्रोपेन होता है। प्रोपेन में से E हटा देंगे, अल लगा देंगे, प्रोपेनल। इस तरीके से इनके IUPAC नेम हम बना सकते हैं और आप इन्हें अच्छे से याद करें और देखें। अब आगे बढ़ते हैं और एक और नया कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं। उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लास्ट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम कैसे बनाएंगे? क्या सूत्र होता है? सूत्र वही है R या H। इस COOH इससे जुड़ता है, यही क्रियात्मक समूह है। COOH ये क्रियात्मक समूह होता है। अब पहले अगर H लगा दें तो यौगिक बन गया HCOOH। और अगर एल्किल समूह लगाओगे पहला तो CH3 होता है, CH3COH। दूसरा एल्किल समूह लगाओगे C2H5COH। अब साधारण नाम के लिए मैंने बताया फॉर्म FORM, क्योंकि H आ रहा है। जिन यौगिकों में H लग जाएगा उनका थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। फॉर्म प्लस इनमें लगेगा इक, IC इक एसिड, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल कह दो हिंदी में, एसिड में। अब दूसरे में लगेगा एसिड, मैंने बताया था, प्लस इक एसिड, ये बन गया एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। तीसरा प्रोपियोनिक, इसमें प्रोपियोन लगेगा, प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा या प्रोपियोनिक अम्ल।
अब आईयूपीएसी नेम बनाना है तो वही एक कार्बन का मीथेन होता है, तो मीथेन में से ई हट जाएगा और ओइक एसिड, ये बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब वही 2 कार्बन का इथेन होता है, इथेन में से ई हट के ओइक एसिड लग गया तो बन गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। और 3 का होता है प्रोपेन, एल्केन का नाम ही याद करना पड़ेगा बार बार। प्रोपेन में से ई हट जाएगा, ओइक एसिड जुड़ जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से हम इन यौगिकों के साधारण नाम और आईयूपीएसी नेम बनाना सीख सकते हैं, याद कर लेंगे इनको। पेपर में इनमें से आने की संभावना बहुत रहती है, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ें। अब आज आपको हम कुछ आगे की बात बताते हैं। आज मैं आपको कार्बनिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रियाएं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें दहन, रासायनिक अभिक्रियाओं में। दहन का मतलब रसायन विज्ञान में ऑक्सीजन का योग होता है। अगर किसी चीज़ का दहन किया जा रहा है तो समझ लो उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। जैसे कार्बन का दहन करोगे तो उससे ऑक्सीजन जुड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब जलाया जाता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, जब उसे आप ऑक्सीजन से योग कराओगे तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा। तो ये अलग बात है कि 2 अणु 4 अणु वो मिले और आपको प्रकाश देगा और ऊष्मा देगा, ठीक है। मुख्यतः कार्बनिक यौगिक जलने पर या दहन होने पर या ऑक्सीजन से योग होने पर यही चीज़ें हमें देते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे CH4 है, इसका मुझे दहन करना है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। उन 2 चीज़ों को भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसे संतुलित करते हैं, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 है, तो 2 से गुणा कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 और 2 4, यहाँ 2 ही है, 2 से गुणा कर दो। तो इस तरीके से हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं। तो दहन का अर्थ है ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जनरली ये हाइड्रोकार्बन है, ये मीथेन, ये तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही देते हैं। इसके बाद आता है एक और नई अभिक्रिया में सिखाता हूँ आपको, और वो है ऑक्सीकरण। अभी आपने देखा कि जब मैं किसी को जला रहा था तो उसे सिर्फ ऑक्सीजन दे रहा था, तो दहन भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है वैसे तो। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जैसे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, आपको दिख रहा होगा इसमें ऑक्सीजन वैसे ही ज़्यादा है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इनमें ऑक्सीजन आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जब ये यौगिक किसी दूसरे यौगिक से क्रिया करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ऑक्सीजन लेने वाला भी होना चाहिए। कुछ यौगिक होते हैं कि वो ऑक्सीजन लेते नहीं हैं, तो इसका मतलब उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो मैंने आपको सिखाया था एल्केन, ये ऐसा यौगिक है, ये आसानी से दूसरों से ऑक्सीजन नहीं लेगा, अर्थात इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण किसका आसानी से हो सकता है? एल्कीन और एल्काइन का हो सकता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। मैंने आपको बताया भी होगा, जब अंतर पढ़ा रहा था तो
तो जो ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन है ये गुलाबी रंग का होता है। जब एल्केन इससे क्रिया करते हैं तो गुलाबी रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो गुलाबी रंग उड़ जाएगा, अर्थात अभिक्रिया हो गई, इन्होंने ऑक्सीजन ले ली। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब जैसे एल्डिहाइड है HCOOH, अगर इसकी अभिक्रिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से कराओगे, अम्लीय विलयन से, तो होगा HCOH नहीं HCHOM, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी अम्लीय K2Cr2O7 से रिएक्शन करेंगे, ये ऑक्सीजन देगा तो ये भी लेगा और ये बना लेगा HCOH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो मैं इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैं एक ऐसे पदार्थ से विक्रिया करा रहा हूँ जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसने इसको ऑक्सीजन दे दी, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। वैसे दहन भी ऑक्सीकरण ही है, ये मैं फिर बता रहा हूँ बार बार आपको। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है ऑक्सीकरण है, ठीक है। इसके बाद आता है संकलन यानी योग अभिक्रिया। पढ़ते हैं हम योग अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ये कौन देता है? ये देते हैं एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ लीजिए कैसे, जैसे ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये एथिलीन, आपने पढ़ा होगा। इसकी मैं हाइड्रोजन से क्रिया कराता हूँ तो होता क्या है कि एक बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक संयोजकता इसकी फ्री हो जाएगी, एक इसकी फ्री हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि संयोजकताओं से तो बंध बने हैं, तो फ्री संयोजकताएं थी। तो ये दो H2 मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो गया, और हाइड्रोजन का योग होना अपचयन भी कहलाता है। यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बॉन्ड टूट गया, अब जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी मैं हाइड्रोजन से योग कराऊंगा तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ टूट जाएगा, और फिर हाइड्रोजन से योग करा दूंगा, फिर बॉन्ड टूट जाएगा एक, इस तरीके से। तो ये है कुछ योग अभिक्रियाएं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं और अन्य परमाणु उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इससे HCl का योग कराने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड का या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का करा दूँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक से H जुड़ जाएगा, एक से ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो इस तरीके से बंध टूट जाते हैं और परमाणुओं का योग हो जाता है, इन्हें हम योग अभिक्रिया कहते हैं। और इन्हें मुख्य रूप से कौन देता है? एल्कीन और एल्काइन देते हैं। इसके बाद एक और अभिक्रिया जो कार्बनिक यौगिकों में मिलती है हमें, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या है? प्रतिस्थापन मतलब हटाना। तो ये एल्केन का मुख्य लक्षण है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो टूटेगा, तो इसमें किसी परमाणु को ही हटाया जा सकता है। जैसे मीथेन है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे सूर्य के प्रकाश में, परिस्थिति तो लेनी पड़ती है, याद करने पड़ेंगे। क्लोरीन का एक परमाणु इसके हाइड्रोजन को हटा देगा और जुड़ जाएगा CH3Cl, और जो एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जो बची वो आपस में जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे। तो ये अभिक्रिया है जिनमें एक परमाणु को हटाकर दूसरा परमाणु आ जाता है, पढ़ भी चुके हो आप,
उन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 तरह की अभिक्रियाएं बताई और 2 कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम और आईपीसी नाम बनाने आपको मैंने सिखाए हैं। अब इस पाठ में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ाऊंगा, बल्कि 2 ही पढ़ाऊंगा, एक अल्कोहल और एक अल्कोहल में इथेनॉल पढ़ाऊंगा यानी एथिल अल्कोहल, और एसिटिक अम्ल पढ़ा दूंगा, इथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये 2 अब यौगिक आप पढ़ेंगे और ये पाठ जो है समाप्ति की ओर चल देगा। काफ़ी दिनों से चल रहा है, बहुत बड़ा पाठ है। ये पाठ और भी बड़ा है, अभी तो इस किताब में छोटा दे दिया है। पहले जो पुरानी किताबें होती थी उनमें बहुत बड़ा होता था, बहुत सारी बातें होती थी। अब तो ये शॉर्ट में ही मैंने आपको फिर भी शॉर्ट में ही पढ़ाया है। ये पाठ कम से कम 1 महीने का पाठ है, जो 7-8 क्लास अभी है, ज़्यादा 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, वरना कम से कम इसमें 30 क्लासें लगती हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसी किताबें हैं पुरानी हैं जिनमें अलग से टॉपिक दिए हुए हैं और आपको मुझसे पूछने हैं, तो उन टॉपिकों को मुझे बोलकर या लिखकर बता दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।